नमस्कार प्यारे बच्चों। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप स्कूल की दुनिया को छोड़ करके अब कॉलेज की दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं। आप में से बहुत से साथियों का एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में हुआ होगा और बहुत से साथियों का एडमिशन प्राइवेट कॉलेज में भी आपने लिया होगा। दोनों ही जगह पढ़ाई में कोई अंतर नहीं है, सिलेबस आपका सेम ही रहता है। लेकिन ये विशेष ध्यान रखिएगा कि स्कूल की दुनिया से कॉलेज की दुनिया थोड़ी सी अलग होती है। आपको यहां पर स्वच्छंदता, मुक्त वातावरण ज्यादा मिलेगा, लेकिन उस मुक्त वातावरण में आपको कैसे रहना है, कैसे आपको समय का सदुपयोग करना है, ये आगे आने वाले जो 3 साल है ये आपकी जिंदगी पर बहुत गहरा प्रभाव डालने वाले हैं। जैसे कहते थे ना कि 10th कर लो, बोर्ड की परीक्षा है और बोर्ड की परीक्षा ये तय करेगी, उसका रिजल्ट ये तय करेगा कि आगे आपका जीवन कैसा रहने वाला है। इसी प्रकार से 12th करने के बाद में अब जब आप कॉलेज में आ गए हो तो कॉलेज के ये 3 साल बहुत महत्वपूर्ण है। ये तय करेंगे कि आप आगे जीवन में किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे, सफलता का पैमाना आपके लिए क्या रहने वाला है। ये ध्यान रखिएगा, ये 3 साल आपको, यदि आपने बीएससी में लिया, क्योंकि हम यहां पर बीएससी की ही बात करें, लेकिन अगर आप बीए बीकॉम भी कर रहे हैं, हालांकि यहां बीएससी के लिए विशेष तौर पे हम बात करेंगे, यदि आपने 3 साल की बीएससी में प्रवेश लिया है तो 3 साल की बीएससी करते समय, बैचलर ऑफ साइंस करते समय, आप कॉलेज में जो पढ़ाया जा रहा है उस पर तो विशेष ध्यान देना ही है, जो सिलेबस है। लेकिन यदि आप ये तय कर रहे हैं कि मुझे आगे चल करके सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है, एक अच्छी सरकारी नौकरी के लिए मुझे अपने आप को तैयार करना है, तो इन 3 सालों में उस पर्टिकुलर सिलेबस को पूरा करने के लिए भी आपको समय निकालना होगा। क्योंकि साइंस के, एक तो देखो, साइंस के जो बच्चे होते हैं उनके लिए जो पहला पेपर होता है किसी भी कॉम्पिटिशन का, जिसमें जीके, जनरल नॉलेज विशेष तौर से आती है, तो वो थोड़ा कमजोर रहता है। तो जब आप इन 3 सालों में अपनी डिग्री पूरी कर रहे हैं तो कंपटीशन के नाते आपको वहां पर भी अपनी तैयारी पूरी रखनी है। आप ऑफलाइन या ऑनलाइन भी कहीं पर जुड़ सकते हैं ताकि इन 3 सालों में आपका वो विषय भी तैयार हो जाए। यदि आप ये सोच रहे हैं कि आगे चल करके मुझे प्राइवेट सेक्टर में ही जाना है, तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको इन 3 सालों में अपनी स्किल पर विशेष ध्यान देना है। हम अपने आगे किसी वीडियो में और बात करेंगे कि किसी प्राइवेट जॉब में यदि हम जा रहे हैं या किसी, अगर हम खुद का भी कोई काम शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि आपको उसके लिए भी मानसिक तौर पर तैयार रहना चाहिए। बेहतर है अगर आप उस वे में भी सोचते हो, तो उस तरफ भी अगर सोचते हो तो क्या स्किल्स है, हम फिर एक नया वीडियो उस पर जरूर लेकर के आएंगे। लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करते हैं कि यदि आपने बैचलर ऑफ साइंस में बायो विषय लिया है, जिसमें कि मुख्य रूप से केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी होते हैं, तो जूलॉजी के संदर्भ में आप इस वीडियो से अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि जूलॉजी में क्या सिलेबस होता है, किस प्रकार से जो नंबर्स है उसकी ग्रेडिंग की जाती है, थ्योरी में कितने मार्क्स होते हैं, प्रैक्टिकल में कितने मार्क्स होते हैं, और पिछली बार किस प्रकार का प्रश्न पत्र आया था, किस प्रकार का एग्जामिनेशन पेपर आया था, उसकी भी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो अंत तक जुड़े रहिएगा। बात करते हैं यहां शुरुआत से। देखिए, पहले तो अगर आप यहां पर दिखाई दे रहा है, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी का पूरा एक भव्य जो चित्र है, फोटोग्राफर ने बहुत अच्छे से इसको खींचा हुआ है। यहां पर हम बात करते हैं अपने जूलॉजी के संदर्भ में। देखिए, जूलॉजी जो है, ये ध्यान रखना, वैसे तो आपको सबको पता है क्योंकि नई एनईपी के अंतर्गत सेमेस्टर सिस्टम जो है वो शुरू हो चुका है। जो ईयर वाइज था उसके बजाय रेगुलर छात्रों के लिए, विशेष तौर से रेगुलर छात्रों के लिए सेमेस्टर सिस्टम लागू हो चुका है। सेमेस्टर क्या है कि हर 6, जहां पर 1 साल में आपके लिए एग्जाम होता था, अब हर 6 महीने में आपको एग्जाम देना होगा। हर 6 महीने का जो पूरा पाठ्यक्रम है उसको एक सेमेस्टर कहा गया। तो यदि हम 1 साल में जो पढ़ते हैं, अब हमको वही वैसा ही पाठ्यक्रम हमको 1 साल में 2 बार, मतलब कि 2 सेमेस्टर आपको मिलेंगे। तो यदि आप 3 साल में बीएससी करते हैं तो आपके पास में इस समय 6 सेमेस्टर। इस वीडियो में हम रेगुलर माध्यम से जो बीएससी करने वाले हैं उनकी तो बात करेंगे, साथ ही साथ ऐसे विद्यार्थी जो प्राइवेट या नॉन कॉलेज होकर के एग्जाम देना चाहते हैं उनके बारे में हम यहां पर चर्चा करेंगे। क्योंकि कुछ छात्र ऐसे हैं जो 12th के बाद में नीट की तैयारी करते हैं या किसी और कॉम्पिटिशन की भी अगर तैयारी करें, तो वो सोचते हैं कि प्राइवेट रह करके, कॉलेज ना जा करके अगर एग्जाम दे जाए और बाकी जो हम तैयारी कर रहे हैं वो हमारी तैयारी को हम पूरा समय दे सकें, तो उनके लिए भी हम इस वीडियो में महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आए हैं। तो देखिएगा, यहां पर अगर हम बात करें
तो 3 ईयर ऑब्लिक 4 ईयर बीएससी बायो ग्रुप लिखा हुआ है, तो हम यहां पर 3 ईयर की मुख्य रूप से बात करेंगे। यूजी 0802 ये जूलॉजी का कोड है। ऐसे ही कोड आपको केमिस्ट्री का मिलेगा, ऐसे ही कोड आपको बॉटनी का मिलेगा यदि आपने ये कॉम्बिनेशन लिया है। जब हम बात करते हैं तो ये देखिएगा कि यहां पर सेमेस्टर की बात हो रही है, सेमेस्टर वन। सेमेस्टर वन में अगर हम बात करें तो पहले यहां पर थ्योरी पेपर की बात है और फिर प्रैक्टिकल की बात हो रही है। हम इस वीडियो में जो हमारे नए साथी हैं जो अभी कॉलेज में आई हैं उनके लिए विशेष तौर से लेकर के आए हैं। धीरे धीरे हम इस चैनल पर और भी वीडियो शामिल करने वाले हैं। तो जो भी साथी बीएससी कर रहे हैं, जो भी साथी बीएससी के साथ साथ किस प्रकार का कंटेंट आने वाला है, किस प्रकार की बातचीत आने वाली है, किस प्रकार के दूसरे वीडियोस आने वाले हैं, इसको देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ें। अब यहां पर अगर हम बात करें टाइप जो है इसको क्या कहा गया है, इसको मेजर टाइप कहा गया है, एमजेआर कहा गया है। ये कई बार होता है कि हम सिलेबस जब पढ़ते हैं, सिलेबस जब देखते हैं तो आधी जानकारी तो हमको अगर सिलेबस दे दे तो हमारे लिए आगे की राह आसान हो जाती है। ऐसे ही हम एक वीडियो और लेकर के आएंगे, वो अभी नहीं लाएंगे, हम लाएंगे जब आपके एग्जाम हो जाएंगे, क्योंकि आपको एग्जाम देने के बाद में जो रिजल्ट के साथ में मार्कशीट दी जाती है वहां पर भी कई बार हमको समझ में नहीं आता कि मार्कशीट कहना क्या चाह रही है। इसी प्रकार से सिलेबस जो है क्या कहना चाह रहा है उसकी चर्चा हम यहां पर करते हैं। तो देखिए पहला आपका आप जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो पेपर पढ़ने वाले हैं वो पेपर है डाइवर्सिटी एंड बायोलॉजी ऑफ नॉन कॉर्डेट्स। जो अकशेरुकी प्राणी होते हैं उनके बारे में विशेष तौर से यहां पर आपके द्वारा पढ़ा जाएगा। प्रैक्टिकल क्या है, प्रैक्टिकल बिल्कुल यही है, डाइवर्सिटी एंड बायोलॉजी ऑफ नॉन कॉर्डेट्स। अब यहां पर आपको यह देखना है कि क्रेडिट सिस्टम यहां पर लागू होते हैं। यदि आप थ्योरी की बात करते हैं तो थ्योरी में जो एल है, एल का मतलब है लेक्चर। तो यहां कितने इसके पॉइंट दिए गए हैं, इसको 4 क्रेडिट दिए गए हैं। T4 होता है ट्यूटोरियल, तो ट्यूटोरियल का यहां पर कोई स्थान नहीं दिया गया क्योंकि यहां पर थ्योरी है तो लेक्चर की बात कर रहे हैं और प्रैक्टिकल है तो वहां पर P लिखा हुआ है। P यदि देखें तो प्रैक्टिकल के लिए यहां पर 2 क्रेडिट दिए गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट सेमेस्टर में जब आप जूलॉजी पढ़ रहे हैं तो 4 क्रेडिट आपके थ्योरी के लिए और 2 क्रेडिट आपके प्रैक्टिकल के लिए, तो कुल 6 क्रेडिट आप यहां पर प्राप्त करते हैं। अब इन 6 क्रेडिट को किस प्रकार से बांटा गया, किस आधार पर इसको रखा गया है उसको भी समझ लेते हैं। देखिए 2 चीजें हैं यहां पर। एक आप देखेंगे यहां पर सीए का मतलब होता है कंटिन्यूअस असेसमेंट, मतलब कि लगातार जब आप पढ़ रहे हैं तो वहां पर आपका असेसमेंट होता जाएगा। कंटिन्यूअस का मतलब आप सभी जानते हैं लगातार होता है। फिर है EOSE, इसका मतलब हो जाता है एंड ऑफ सेमेस्टर एग्जामिनेशन। यदि हम ये कहें कि जब आपका सेमेस्टर जो है, आपका सेमेस्टर जब खत्म हो जाएगा तब यूनिवर्सिटी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। आपको ध्यान होगा जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो फिर यूनिवर्सिटी की तरफ से फॉर्म निकलते हैं, आप उन फॉर्म को भरते हो, उसके बाद में फीस जमा होती है और साथ ही साथ आपके पास में गेट आते हैं कि फला डेट को जो है एग्जाम होने वाला है। उसमें जूलॉजी कौन सा है, बॉटनी कौन सा है, केमिस्ट्री कौन सी दिनांक पर है, उस हिसाब से आप तैयारी करना शुरू करते हैं। तैयारी तो पहले से होती है, एक बार और रिवीजन हम उन एग्जाम के लिए होता है। तो ये जो EOSE है ये बेसिकली उसी के लिए ही लागू होता है। 1 क्रेडिट का मतलब क्या हुआ, 1 क्रेडिट का मतलब है 25 मार्क्स, 25 अंकों का 1 क्रेडिट है। अब हम ये कह रहे हैं कि जो हमारी लेक्चर था, मतलब कि जो हमारा थ्योरी पेपर है उसमें हमने क्या देखा था, उसमें 4 क्रेडिट थे। तो 4 क्रेडिट है, 1 क्रेडिट का मतलब हो गया 25 अंक। इसका मतलब आपका जो थ्योरी का पेपर है वो 100 अंकों का हो गया। इसी आधार पर यदि हम देखें जो प्रैक्टिकल के मार्क्स, प्रैक्टिकल में कितने क्रेडिट दिए गए थे, 2 क्रेडिट थे। 2 क्रेडिट है, 1 क्रेडिट हम कह रहे हैं 25 नंबर का। इसका मतलब आपका जो प्रैक्टिकल है वो कितने नंबर का हो गया, 50 नंबर का हो गया। दोनों को हम जोड़ लेते हैं, क्रेडिट तो हमारे पास में हो गए 6 और कुल अंक हमारे पास में हो गए 150, 150। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आगे देखिए, रेगुलर स्टूडेंट्स की अगर हम बात करते हैं, जो इसका मतलब जिन्होंने किसी ना किसी कॉलेज में एडमिशन लिया है, वो राजस्थान यूनिवर्सिटी के संदर्भ में अगर हम बात करें तो संघटक कॉलेज महाराजा या महारानी हो सकता है, वो गवर्नमेंट कॉलेज हो सकता है यदि आप कहीं कस्बे में या गांव में या जयपुर शहर में भी आप गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ रहे हैं, या वो कोई प्राइवेट कॉलेज हो सकता है।
लेकिन आपने वहां एडमिशन ले रखा है, इसका मतलब आप नियमित छात्र है, जहां पर आपको 75% अटेंडेंस भी पूरी करनी होगी। तो यहां पर उनके लिए कंटिन्यूअस असेसमेंट जो है वो होगा। जो हम सीए की बात करते हैं, तो सीए और ईओएसई ये दोनों ही रेगुलर छात्रों के लिए कंपलसरी है, दोनों उनको देने होंगे। ठीक है, उनके जो नंबर है वो नंबर वहां पर आपके जो मेन मार्कशीट आएगी वहां पर उसको जोड़ा जाएगा। कैसे ये बटा होता है, कैसे पार्ट्स में बटा होता है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन अगर हम बाद में बात करें किसके लिए, अगर हम ये कहें कि जो नॉन कॉलेजेट है, जिन्होंने कहीं एडमिशन नहीं लिया, यूनिवर्सिटी जब फॉर्म निकालेगी तब वो फॉर्म भरेंगे, और नॉन कॉलेजेट या जिसको हम सामान्य तौर पर कहते हैं कि ये प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, प्राइवेट बीएससी कर रहे हैं, एक जनरल भाषा में ऐसे बोला जाता है, एक्चुअल में नॉन कॉलेजेट है, तो उनके लिए बेसिकली क्या होगा, कंटिन्यूअस असेसमेंट नहीं होता। तो अगर कंटिन्यूअस असेसमेंट नहीं है तो इसका मतलब जो मार्क्स कॉलेज की तरफ से भेजे जाते हैं वो मार्क्स उनको नहीं मिलेंगे। उनके लिए पूरा का पूरा जो पेपर, थ्योरी का पेपर आता है, वो उनके लिए वहीं पर वो मार्क्स हैं, वो जितने मार्क्स प्राप्त करेंगे वही उनके मार्कशीट में आएंगे। जबकि रेगुलर बच्चों के लिए कंटिन्यूअस असेसमेंट के लिए अलग मार्क्स निर्धारित होते हैं और ईओएससी में अलग मार्क्स होते हैं, फिर वो दोनों क्लब होकर के, दोनों जुड़ करके फाइनल मार्कशीट में दिखाई देते हैं। समझते हैं इसको, कैसे कैसे ये काम करता है। ये शीट आपको दिखाई दे रही होगी, देखो यहां पर दे रखा है थ्योरी और यहां पर दे रखा है प्रैक्टिकल। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं सीए की बात हुई अभी, अब इसको अगर हम बांट दें तो रेगुलर बच्चों के लिए अगर हम बात करें, तो रेगुलर बच्चे के लिए, क्योंकि हमने ये कह दिया है कि उसका एक तो है थ्योरी पार्ट और एक उसके लिए है प्रैक्टिकल पार्ट। थ्योरी पार्ट जो है उसका 100 नंबर का है और प्रैक्टिकल पार्ट जो है वो है 50 नंबर का। अब इस थ्योरी में से अगर आप देखोगे तो यहां पर ये दिखाई दे रहा है कोर थ्योरी, तो यहां पर 20 नंबर जो है, 20 नंबर ये उसके इंटरनल, या ये कह दे कि बेसिकली उसके लिए किसके लिए हो जाएगा कि यहां पर ये 20 नंबर जो है ये चला जाएगा उसका कंटिन्यूअस असेसमेंट के लिए, और शेष बाकी जो 80 नंबर है वो उसका आ जाएगा ईओएसई, ये सीए के अंतर्गत आ गया कंटिन्यूअस असेसमेंट। प्रैक्टिकल के संदर्भ में अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, प्रैक्टिकल के संदर्भ में 10 नंबर जो है ये इसका कंटिन्यूअस असेसमेंट, मतलब कि एक जैसे कि प्रैक्टिकल होता है मेन एग्जाम, वैसे ही एक प्रैक्टिकल एग्जाम ऐसे बच्चों का, रेगुलर बच्चों का कॉलेज लेवल पे ही ऑर्गेनाइज किया जाएगा। उसके लिए 10 नंबर है और बाकी जो 40 नंबर बचते हैं, 40 नंबर का ईओएसई ये पेपर होगा प्रैक्टिकल का, जिसमें बाहर से कोई एग्जामिनर आएगा और जैसा कि प्रैक्टिकल होता है, आपने 11 12 में भी किए हैं, वो कराए जाते हैं। अब यहां पर अगर हम बात करें तो आप ये देखिएगा कि ये जो 20 नंबर है, 20 नंबर, इन 20 नंबर की हम बात कर रहे हैं, इस 20 नंबर से 10 नंबर जो है ये मिड टर्म एग्जाम के होते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि जो आपका मेन सेमेस्टर का एग्जाम होगा उससे पहले एक एग्जाम आपको कॉलेज में ही करवाया जाएगा। आपके जो टीचर है वो प्रश्न पत्र बनाएंगे और आपको किसी रोज बताया जाएगा कि भाई आपका पेपर होने वाला है और आपको तैयारी करनी है। ये जो एग्जाम है तो क्या होगा, इसमें 10 नंबर तो किसके हो जाएंगे, 10 नंबर तो हो जाएंगे आपके एग्जाम के। कॉलेज लेवल पे कॉपी जांची जाएगी और जितने नंबर आपको प्राप्त होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। बाकायदा आपके टीचर उस समय आपको बताएंगे कि भाई इतने 10 नंबर में से इतने नंबर का हम बड़े क्वेश्चन देंगे, इतने नंबर के छोटे क्वेश्चन देंगे। वो एक टीचर के ऊपर है कि वो किस प्रकार से उसको बांटता है, हालांकि उसका एक पैटर्न है। अब 10 नंबर ये पूरे हो गए, इस 10 नंबर में से फिर 5 नंबर जो हैं, ये 5 नंबर आपको कोई एक असाइनमेंट दिया जाएगा। वो असाइनमेंट कुछ भी हो सकता है आपके लिए कोई प्रेजेंटेशन हो, या आपको कुछ काम दिया जाए फाइल बनाने का, या कुछ और हो सकता है। तो क्या हुआ, इसमें से फिर 5 नंबर जो है ये आपके असाइनमेंट के हो गए, और बाकी जो 5 नंबर बच जाते हैं ये होते हैं आपके अटेंडेंस के। लेकिन ये अटेंडेंस के नंबर मिलते कैसे हैं उसको भी समझिएगा कि यहां पर कह रखा है कि 5 नंबर जो है वो अटेंडेंस के है, लेकिन ये अटेंडेंस कैसे काम करेगी, यदि आपकी अटेंडेंस
75% के नीचे रहती है तो आपको नंबर मिलेंगे 2, 5 में से। यदि आपकी अटेंडेंस 75 से 80% बनती है तो आपको नंबर मिलेंगे 3। यदि आपकी अटेंडेंस 80 से 85% रहती है तो आपको नंबर मिलेंगे 4। और यदि आपकी अटेंडेंस पूरे सेमेस्टर में 85% से ऊपर मिलती है तो आपको नंबर मिलेंगे 5। मतलब कि 5 में से 5, 5 आउट ऑफ 5 नंबर ये आपको अटेंडेंस के मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से जो 20 नंबर का क्राइटेरिया वो पूरा होता है। बाकी जो 80 नंबर का क्राइटेरिया वो एग्जाम में पेपर बनकर के आएगा। वहां पर जो आपकी मेहनत कॉपी में होगी, जो इवेल्युएशन जब भी उस कॉपी का होगा, तो जो नंबर आपको मिलेंगे वो ये 80 नंबर होंगे। तो ये तो रही बात रेगुलर विद्यार्थियों के लिए। यहीं पर ही जब हम बात करते हैं किसके लिए, रेगुलर और प्राइवेट दोनों के लिए, तो आप देखिए यहां पर जैसे कि अभी बताया कि कंटिन्यूअस असेसमेंट के 20 नंबर है। रेगुलर की बात करें, ध्यान रखना यहां पर लिखा है रेगुलर, तो रेगुलर के लिए कंटिन्यूअस असेसमेंट 20 नंबर, ईओएससी 80 नंबर का हो गया। और इस 20 नंबर में से 8 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए। यह ध्यान रखिएगा, यदि आप इंटरनल एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो इसका मतलब आप मुख्य परीक्षा में जो सेमेस्टर के एंड में होगी उसमें बैठने के काबिल नहीं होंगे। ये ध्यान रखना आप, इसलिए आपको मेहनत दोनों जगह करनी है। वहीं 80 नंबर का जो 80 नंबर का जो पेपर होगा सेमेस्टर के एंड में, उसमें 32 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए। दोनों में अलग अलग पास होना है आपको। ऐसा नहीं है कि साहब 40 हम यहां लिया, यहां 0 लिया तो 40 मिलकर के टोटल होगा, वो तो ऐसा नहीं होगा। वहीं पे जब प्रैक्टिकल की बात होती है तो 10 नंबर का प्रैक्टिकल आपका कंटिन्यूअस असेसमेंट मतलब कि इंटरनली होगा, कॉलेज लेवल पे होगा। 4 नंबर उसमें पास होने के लिए चाहिए और 40 नंबर का 40 नंबर का जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो आपका मेन एग्जाम रहेगा और उसमें आपको 16 नंबर पास होने के लिए चाहिए। जब हम पेपर की बात करते हैं, क्योंकि अब आपको 80 नंबर का 80 नंबर का पेपर सॉल्व करना है कहां पर, जब आपका सेमेस्टर के अंत में आपको मेन एग्जाम में बैठना है। तो यह ध्यान रखना उसमें 20 नंबर जो है, 20 नंबर ऐसे प्रश्नों के लिए आते हैं जिसमें 10 छोटे प्रश्न होंगे और एक प्रश्न का जो मार्क्स हैं वो होंगे 2। तो मतलब कि 10 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 20। ये पूरी कहानी हो जाएगी। 10 प्रश्न है, एक प्रश्न 2 नंबर का, टोटल 20 नंबर। तो ये 20 नंबर के लिए हो गया। बाकी जो 60 नंबर बचते हैं तो 60 नंबर के लिए क्या होगा कि इसको 4 यूनिट में बांटा जाएगा और उसमें से क्या होगा कि आपके जो प्रश्न है वो 4 बन करके आ रहे हैं और एक प्रश्न जो है कितने नंबर का होगा, ये होगा 15 नंबर का। तो अलग अलग यूनिट में से आपको प्रश्न बन करके आएंगे। हर यूनिट में से आपको एक प्रश्न अटेंड करना होगा। उसका पैटर्न अभी हम जब आगे चलेंगे तो प्रश्न पत्र जो है, एग्जामिनेशन जो पेपर बनकर के आया वो यहां दिखाएंगे किस प्रकार का पिछला आया है, तो और बातचीत आपको समझा देगी। लेकिन यहां पर अगर देखें तो 15 नंबर का 15 नंबर के 4 प्रश्न आएंगे। टोटल वेट जो मार्क्स हैं वो 60। तो 20 और 60 80 नंबर का आपका ये पेपर हो गया। वहीं पर अगर हम प्राइवेट या नॉन कॉलेजिएट की बात करते हैं तो देखिएगा उसमें कि वहां उनके लिए सीए जैसी कोई चीज नहीं है, कंटिन्यूअस असेसमेंट नहीं है। यहां पर अगर हम देखें तो सीधे ही यहां ईओएससी लिखा है और 100 नंबर का प्रश्न पत्र पेपर उनके लिए बनकर के आएगा। उसमें से उनको 40 नंबर जो है वो पास होने के लिए चाहिए। प्रैक्टिकल की यदि बात करें तो प्रैक्टिकल पेपर 50 नंबर का होगा और इस 50 में से उनको 20 नंबर जो है वो पास होने के लिए चाहिए। अब चूंकि थ्योरी का पेपर 100 नंबर का है तो इसको किस प्रकार से बांटा है, वही 20 मार्क्स, पहले 10 छोटे क्वेश्चन आएंगे इसके, तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का, इसका मतलब 20 नंबर के 10 छोटे प्रश्न आ गए हैं। जो बाकी के प्रश्न रहने वाले हैं वही 4 यूनिट है, तो 4 क्वेश्चन तो आएंगे, ये तो बात पक्की है। तो एक प्रश्न जो है वो 20 नंबर का रहेगा, 4 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, तो टोटल जो नंबर हो जाएंगे वो हो जाएंगे 80। तो 20 और 80 इक्वल्स टू 100। इस प्रकार से रेगुलर और नॉन कॉलेज दोनों को यहां पर बांटा गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो
स्कीम ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की बात कर लें अगर, क्योंकि थ्योरी के लिए तो हम क्या सिलेबस है उसकी चर्चा भी करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल की बात भी यहां करनी जरूरी है। उम्मीद है अभी तक जो आपको बताया वो आपके समझ में आ गया होगा। आसान, बहुत आसान तरीके से आपको समझाया, क्योंकि सिलेबस में कई बार हम समझने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कौन से मार्क्स किसके लिए है, रेगुलर के लिए कैसे बांटा गया है, नॉन कॉलेज के लिए कैसे बांटा गया है। यहां पे अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें तो मेजर एक्सरसाइज, अब मेजर एक्सरसाइज जब आप सिलेबस में देंगे तो उसमें डिसेक्शन हो सकता है या कुछ और हो सकता है। तो मेजर एक्सरसाइज के लिए अगर रेगुलर स्टूडेंट है तो वहां पर 6 नंबर है, अगर एक्स है या नॉन कॉलेजेट है तो उनके लिए 12 नंबर है। क्योंकि यहां अगर आप देखोगे तो 10 नंबर जो है वो कहां चला गया, वो चला गया उनके इंटरनल मार्क्स में, जिसको हमने कंटिन्यूअस असेसमेंट बोला था। इसलिए यहां बनेगा ये 40 नंबर के लिए, और नॉन कॉलेजेट के लिए वो बनता है 50 नंबर के लिए। माइनर एक्सरसाइज इसमें स्लाइड प्रिपरेशन या कुछ और भी हो सकता है, वो सिलेबस में हम देखेंगे। उसके लिए है यहां 4 नंबर। फिर है एनसी नॉन कॉलेज के लिए 6 नंबर। परमानेंट स्लाइड प्रिपरेशन की बात करें तो रेगुलर के लिए 4 नंबर, नॉन कॉलेज के लिए 6 नंबर। आइडेंटिफिकेशन एंड कमेंट्स ऑन स्पॉट्स, जिनको हम बहुत जनरल लैंग्वेज में आमतौर पर स्पॉटिंग के तौर पर जानते हैं, तो 16 नंबर दोनों के लिए समान ही। अब चूंकि ध्यान रखना क्योंकि 1 से 8 है, यदि 8 आते हैं तो इसका मतलब एक स्पॉट के लिए आपको 2 नंबर यहां पर निर्धारित है। वाइवा 5 नंबर रेगुलर के लिए, 10 नंबर जो है वो नॉन कॉलेज के लिए। क्लास रिकॉर्ड जो बनेगा तो वो 5 नंबर रेगुलर के लिए है, और चूंकि नॉन कॉलेज के लिए रेगुलर कोई क्लासें नहीं हो रही है तो वहां पर रिकॉर्ड जैसी कोई चीज नहीं है, इसलिए यहां पर किसी प्रकार की रिकॉर्ड के लिए नंबर नहीं दिए जाते हैं। ऊपर की जो आपने एक्सरसाइज देखी है उनका जो टोटल है वो 50 आ जाता है विदाउट एनी कंटिन्यूअस असेसमेंट। जब हम सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस चूंकि अगर हम बात करें तो रेगुलर या नॉन कॉलेज दोनों के लिए सिलेबस तो सेम रहने वाला है। प्रश्न पत्र जो है, एग्जामिनेशन पेपर जो है वो जरूर अलग तरीके से बनकर के आएगा, लेकिन अगर हम सिलेबस की बात करें तो कोड जो है फर्स्ट सेमेस्टर में जू ZOO 51T101 ये रहने वाला है, डाइवर्सिटी एंड बायोलॉजी ऑफ नॉन कॉर्टेट्स। ये ध्यान रखिएगा कि जब आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको कुछ पुराने वर्षों के या ऑनर्स के भी सिलेबस वहां मिलते हैं, तो कई बार ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूज हो जाएं। तो ये कोड आपको ध्यान रखना है, कोड के बाद में आपको ये नाम भी ध्यान रखना है, पेपर का जो नाम है। अदरवाइज हमारा जो ये वीडियो है, हम इस वीडियो में भी एक लिंक डाल देंगे, उस लिंक को क्लिक करने पर आप सीधे ही इसी के ही सिलेबस पर पहुंच जाएंगे, तो वो भी एक माध्यम है। यहां अगर हम देखें तो 4 यूनिट में इसको बांटा गया, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4, और इसी आधार पर यूनिट वाइज ही प्रश्न जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। यूनिट 1 की अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ टेक्सोनोमी है, जहां पर नोमेनक्लेचर के इंटरनेशनल जो कोड है वो बात की गई है, 5 किंगडम सिस्टम की बात की है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, सिमेट्री, सिलोम, सेगमेंटेशन, एम्ब्रियोजेनी, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और इनवर्टिब्रेट्स वर्सेस वर्टिब्रेट्स, इसके बारे में यहां वहां आपके क्लासेस में आपके टीचर बताएंगे। ये ध्यान रखना, देखिए स्पष्ट कहना ज्यादा अच्छा है कि यदि आप कॉलेज में हैं तो हो सकता है कि संपूर्ण कोर्स शायद आपका पूरा ना हो। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी कॉलेज का ये हाल है, लेकिन कुछ कॉलेज ऐसे जहां पर हो सकता है कि आपका जो सिलेबस है वो पूरा समय पे ना हो। तो ये आपको खुद डिसाइड करना है कि आप समय के साथ जैसे जैसे आपका समय बीतता जा रहा है, सप्ताह, 2 सप्ताह, महीना, 2 महीना, तो आप इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी पूरी करके रखें। आप अपने लेवल पर जो टॉपिक आपको यहां दिखाई दे रहे हैं उन टॉपिक्स को आप पूरा पढ़ लें, अपने नोट्स बना लें और परीक्षा की दृष्टि से तैयार हो जाएं। कॉलेज में स्टडी हो रही है तो कॉलेज जरूर जाइए। कई बार होता है कि हम कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं लेकिन जाते नहीं, लेकिन ये ध्यान रखिए यदि आप कॉलेज जाते हैं तो आपको रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। आप टीचर के साथ में जब एंगेज होते हैं तो टीचर आपको बहुत कुछ देने का प्रयास करता है ज्ञान के तौर पर। आपको बोलना आएगा, आपको कई लोगों से मिलना जब होता है तो आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। और कॉलेज में बहुत सारे फंक्शंस भी होते हैं, कॉलेज में बहुत सारे एक्टिविटीज भी होती है। सभी एक्टिविटीज में जितना संभव हो भाग लेने की कोशिश करें। फंक्शन हो रहे हैं वहां जाइए, क्योंकि ये आपको एक्सप्रेस करने का एक मौका होता है। और ये सारा का सारा जो एक एक्टिविटी के तौर पर आप में स्किल डेवलपमेंट हो रहा है वो आपको काम आता है जब आप कॉलेज के बाद में जॉब के लिए जाते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं। ठीक है,
यहां सिलेबस की अगर हम बात करें तो उसके बाद में प्रोटोजोआ के बारे में और पॉरीफेरा के बारे में यूनिट 1 में बताया जाएगा, आपके टीचर बताएंगे या आप पढ़ेंगे। यूनिट 2 में अगर हम बात करें तो सिलेंट्रेटा इसमें शामिल है और प्लेटी हेलमिंथिस और निमेटी हेलमिंथिस ये दोनों यहां पर शामिल है। यूनिट 3 में एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और ओनाइकोफोरा, ये 3 मुख्य रूप से आप पढ़ेंगे। तो यहां पर पूरा उनके हैबिट, हैबिटेट, मॉर्फोलॉजी, दूसरे स्ट्रक्चर और एक किसी पर्टिकुलर उस संघ के, उस फाइलम के एनिमल के बारे में भी आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। यूनिट 4 की अगर हम बात करें तो मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा, यहां तक आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। फिर जब आप सेकेंड सेमेस्टर में जाएंगे तो इससे जो एक हायर लेवल होगा, दैट मीन वर्टिब्रेट ऑब्वियस है, वो आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। तो ये सिलेबस को आपको अच्छे से देख लेना है, पूरा सिलेबस आपके सामने है, इसकी एक अलग से लिंक भी हम इस वीडियो में डालने वाले हैं। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार का प्रश्न पत्र अभी पिछली बार आया है, किसके लिए, लेकिन ये बात करेंगे अभी हम बात कर रहे हैं रेगुलर के लिए, ये ध्यान रखना। रेगुलर के लिए बात करें जिसमें अधिकतम अंक, मैक्सिमम मार्क्स जो है वो है 80। अब इसमें यदि आप देखोगे तो 2 भागों में बांट रखा है, पहला भाग 20 नंबर का है, दूसरा भाग 60 नंबर का है। तो यहां जो आपको ये प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई दे रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 1 को फिर पार्ट्स में बांटा है, A B C D E F G H I J, ठीक है ना। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो इसमें फिर जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं ये आपको 2 नंबर के अकॉर्डिंग ही करना है। ऐसा नहीं है कि पूछा गया है 2 नंबर का और आप 3-3 4-4 पेज भर रहे हैं। अपनी नॉलेज को आपको सीमित करके, अपनी नॉलेज को, जो आपकी नॉलेज 2 पेज 3 पेज 4 पेज, मतलब कि एक वृहद, एक ब्रॉड नॉलेज है आपकी, लेकिन उसको कॉन्साइज करके आपको 3 या 4 लाइनों में खत्म करना है, क्योंकि आपको पता है उसमें 2 नंबर ही मिलने वाले हैं। आप पूरी बातचीत लिख दोगे, अच्छे से डिटेल में लिख दोगे तो भी आपको नंबर 2 ही मिलने वाले हैं। तो ये थोड़ा विशेष ध्यान आपको रखना है। ये प्रश्न आप बाद में देख लेना। अगर थोड़े बहुत बताऊं, जैसे यहां लिखा है फाइलम प्रोटोजोआ के 4 आर्थिक महत्व है, आसान है, इसका मतलब एक आर्थिक महत्व आपके लिए आधे नंबर का काम कर रहा है। एनेलिडा में विभाजन का क्या महत्व है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सेगमेंटेशन इन एनेलिड्स। कीड़े अपनी कॉलोनियों में कैसे संवाद करते हैं, हाउ डू इंसेक्ट कम्युनिकेट विद इन देयर कॉलोनीज। तो सीधी सी बात है, जितना पूछा गया है उतना ही जवाब दे देना है। आगे देखें तो यहां से ये फिर पार्ट बी शुरू होता है, इसका मतलब एक प्रश्न यहां पर 15 नंबर का है, टोटल प्रश्नों की संख्या 4। क्योंकि यूनिट हमारे पास 4 थी, इसका मतलब आप ये समझिए कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर जो 2 आ रहा है, ये यूनिट 1 में से आ रहा है। इस यूनिट 1 में से 2 क्वेश्चन बनाए हैं, एक क्वेश्चन ये रहा, फिर उसके बाद में और लिखा हुआ है, फिर उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, दोनों ही क्वेश्चन यूनिट 1 में से है। अगर अभी आपको हमने सिलेबस दिखाया था तो यहां पर क्या होगा, व्हाट इज टेक्सोनॉमी, व्हाट आर इट्स प्रिंसिपल एंड व्हाट आर द टेक्सोनॉमिक रैंक्स इन जूलॉजी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल, आ गया वो यूनिट 1 में से। और अगर देख लें, अथवा गिव एन अकाउंट ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ स्पंजेस, स्पंजों के आर्थिक महत्व का विवरण दीजिए। तो आसान है, इसका मतलब 4 यूनिट हमारे पास में है, हर यूनिट में से 2 प्रश्न बनने वाले हैं, हर प्रश्न अथवा में आएगा, और में आएगा, और इनमें से आपको एक एक प्रश्न हल करते चलना है। जरूरी नहीं है आप सीक्वेंस में करें, ये तो आपको पता ही है, पहले आपको 5वां पहले करें, फिर दूसरा करें, चौथा करें, फिर तीसरा करें, जो भी आपको क्रम रखना है, लेकिन बहुत स्पष्ट आपको लिखना है कि ये प्रश्न संख्या मैं सॉल्व करने जा रहा हूं या कर रही हूं, और उसके बाद में उसको सॉल्व कर दीजिए। अब चूंकि 15 नंबर का है तो आपको यह तय करना होगा कि 15 नंबर को प्राप्त करने के लिए मुझे उसको डिटेल में बताना है। उसके लिए फ्लो चार्ट अगर बनता है तो वो बनाइए, उसके लिए अगर डायग्राम बनता है तो वो बनाइए, उसके बाद में अगर उसकी जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को पॉइंट वाइज आपको उतारते चलना है। ये सब जो कॉपी जांचने वाला जो आपके टीचर रहेंगे उनको कॉपी देखते ही समझ में आना चाहिए कि जो भी बच्चे ने कॉपी में काम किया है उसको नॉलेज है। तो यहां पर ऐसे ही प्रश्न संख्या 3 यूनिट 2 में से आया है, प्रश्न संख्या 4 यूनिट 3 में से आया है, प्रश्न संख्या 5 जो है वो यूनिट 4 में से आया है। तो 15 नंबर का एक प्रश्न, 4 प्रश्न हो जाते हैं, 60 नंबर आपके इस प्रकार से पूरे हो जाते हैं। ये तो रही बात रेगुलर विद्यार्थी की। जब हम नॉन कॉलेज की बात करते हैं तो देखिएगा, नॉन कॉलेज में जो अभी पेपर आया है जून 2025 की बात कर रहे हैं हम, तो अधिकतम अंक कितने हैं, 100 हैं। वही पहला जो भाग है, भाग पार्ट ए 20 नंबर का है,
तो यहां पर प्रश्न संख्या 1 में ए बी सी डी से लेकर के ये आ गए जे तक, टोटल 10 क्वेश्चन। यहां अगर कुछ प्रश्नों को अगर मैं पढ़ दूं तो हाउ डज रीजनरेशन अकर्स इन स्पंजेस, स्पंजों में पुनरुत्थान कैसे होता है, हालांकि ये पुनरुद्भवन होना चाहिए, पुनरुत्थान लिखा हुआ है। डिफाइन पॉलीमॉर्फिज्म इन सिलेंट्रेस, सिलेंट्रेटा में बहुरूपता की परिभाषा दीजिए। अब आप केवल परिभाषा देनी है तो आप पूरी बहुरूपता बताने बैठ जाए तो वो सही नहीं है। 2 नंबर का जितना पूछा है 2 नंबर चाहिए उतना ही लिख करके आगे बढ़े। आगे अगर देखें तो फिर वही पार्ट बी आ जाता है। 4 क्वेश्चन, हर यूनिट में से 2 क्वेश्चन आएंगे, अथवा में रहेंगे। जहां रेगुलर में 15 नंबर का था, 15 नंबर का था, यहां पर वो 20 नंबर का हो जाएगा। 20 नंबर कैसे बांट रखे हैं वो डिपेंड करता है। अगर यहां पूछा गया व्हाट आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ, दे दिया उसको 5 नंबर। फिर कह रहा है क्लासिफाई फाइलम प्रोटोजोआ अप टू क्लासेस विद सुटेबल एग्जांपल्स एंड डायग्राम, उसके नंबर दे दिए 15। तो 5 + 15 = 20। तो ये भी आपको देखना है कि प्रश्न में यदि किसी प्रकार का जो नंबर है उसको यदि किसी आधार पर डिवाइड कर रखा है तो हम उसी वेटेज के आधार पर ही उस प्रश्न का जवाब दें। ऐसे ही यहां अगर यूनिट सेकंड में आते हैं तो एस्केरिस की विशेषताओं का वर्णन करें और इसके प्रजनन तंत्र को समझाइए। अब आगे वाला क्वेश्चन अगर आप देखो तो अथवा में दे रखा है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, फिर 2 चीज दे रखी है, एक है कोरल एंड कोरल, फिर लिखा है पैरासाइटिक अडेप्टेशन इन प्लेटीहेल्मिन्थिस। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों को ही 10-10 नंबर दे रखे हैं कि एक शॉर्ट नोट जो है वो 10 नंबर का है, दूसरा शॉर्ट नोट 10 नंबर का, टोटल आपके हो गए 20। तो ये आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। और जब भी आप तैयारी कर रहे हैं अपने एग्जाम की, धीरे धीरे पढ़ते हुए आगे की तरफ बढ़ते हुए, तो आपको प्रश्नों को हर तरह से पढ़ना है। 2 नंबर का आ जाए तो कैसे लिखना है, 5 नंबर का यदि कोई शॉर्ट नोट आ जाए तो कैसे लिखना है, 10 नंबर का शॉर्ट नोट आ जाए तो कैसे लिखना है, 20 नंबर का पूरा ही प्रश्न आ जाए तो कैसे लिखना है। वहीं पर यूनिट 4 में अथवा के द्वारा एक में निरीज पूछा है, दूसरे में सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन इंसेक्ट एंड लार्वल फॉर्म इन क्रस्टेशिया, और यूनिट 4 में जो 5th क्वेश्चन बनता है उसमें काइनोडर्मेटा में वाटर वेस्कुलर सिस्टम, और फिर अथवा में बन रहा है टॉर्सन इन गैस्ट्रोपोडा और फाइलोजेनेटिक सिग्निफिकेंस ऑफ बेलेनोग्लोसस। तो ये थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है कि आपको अपनी तैयारी कैसे करनी है। बाकी मैंने आपको सिलेबस के बारे में बता दिया कि किस प्रकार से सिलेबस में जो कंटेंट दे रखा है, जो क्रेडिट दे रखे हैं, वो किस प्रकार से बांटे हैं। आपको आगे 100 नंबर का यदि थ्योरी है तो उसमें से अगर आप रेगुलर है तो कैसे उसको 20 और 80 में बांटा है, फिर 20 में भी आपको कौन कौन से मार्क्स मिलने वाले हैं, और मुख्य परीक्षा के लिए आपको 80 नंबर की तैयारी रखनी है। ऐसे ही प्रैक्टिकल में बांटेगा। और अगर आप नॉन कॉलेज है तो मैंने बता दिया वहां पर कोई सीए कंटिन्यूस असेसमेंट जैसी चीज नहीं है। 50 नंबर का प्रैक्टिकल है तो पूरे 50 नंबर के लिए आपको मेहनत करनी है। 100 नंबर का यदि पेपर है तो आपको पूरे 100 नंबर के लिए ही मेहनत करनी है। तो उम्मीद है आपको यह बात पूरी समझ में आई होगी। बीएससी सेमेस्टर 1 के लिए यह हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो है। जुड़े रहिए हमारे चैनल से, हम ऐसे ही नॉलेज से भरे वीडियो और लाते रहेंगे। अब जो हमारे वीडियो आने वाले हैं वो मुख्य रूप से आपका जो सिलेबस है, सिलेबस के कंटेंट पर आधारित होगा। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन रखना, और यदि हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।